द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया, बुक 1, द मजिशियंस नेफ्यू, चैप्टर 5, द डिप्लोरेबल वर्ड। आखिरी चैप्टर में हमने देखा था कि डिगरी ने वो खंबे की घंटी बजा दी थी और वो पूरी जगह थर थर कांपने लगी थी। जगह के कांपने खत्म होने के बाद पॉली और डिगरी देखते हैं कि वो सबसे सुंदर वाली पुतली, जिसने सबसे आलीशान कपड़े पहने हुए थे, वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो उठती है और डिगरी और पॉली रियलाइज करते हैं कि वो जितना उन्हें लग रहा था उससे भी कहीं ज्यादा लंबी है। वो औरत खड़ी होते ही पूछती है कि उसे किसने जगाया है, और डिगरी कहता है कि उसने उसे जगाया है। तो वो औरत डिगरी के कंधे पे हाथ रख के पूछती है, तुम तो एक आम से बच्चे हो और कोई भी तुम्हें देख के बता देगा कि तुम्हारे अंदर शाही खून का एक कतरा भी नहीं है। फिर वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल में आने की। तभी पॉली कहती है कि वो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं जादू की मदद से। और वो औरत पॉली पे ध्यान ना देते हुए डिगरी की तरफ देखकर पूछती है, क्या यह सच है। तो डिगरी जवाब देता है, हाँ ऐसा ही है। अब वो औरत डिगरी का चिन्ह पकड़ के उसका मुंह ऊपर कर देती है ताकि वो उसकी शक्ल ढंग से देख पाए, और अच्छे से उसकी शक्ल देखने के बाद कहती है कि तुम कोई जादूगर नहीं हो, जादूगर की निशानी तुम्हारे चेहरे पर नहीं है, तुम पक्का किसी जादूगर के नौकर हो, ये किसी और का जादू है जिसकी मदद से तुम यहाँ आए हो। तो डिगरी कहता है कि वो मेरे अंकल एंड्रू का जादू है। तभी जमीन और दीवारें कांपने लगती हैं और वो औरत कहती है कि ये जगह टूट रही है, अगर हम यहाँ से अभी नहीं निकले तो मलबे के नीचे दबे पाएंगे। तभी वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लेती है और पॉली अपने मन में सोचती है कि इस औरत के हाथ इतने बड़े हैं कि ये बहुत आसानी से उन दोनों बच्चों के हाथ तोड़ सकती है। और अब पॉली भी अपनी येलो रिंग की तरफ नहीं पहुंच सकती थी, और पॉली ये भी सोच रही होती है कि इसे रिंग्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और सोचती है कि शायद डिगरी में इतनी बुद्धि है कि वो रिंग्स के बारे में अपना मुंह बंद रखे। और पॉली ये भी चाहती है कि वो डिगरी से इस बारे में बात कर पाए। तभी वो औरत दोनों बच्चों को खींच के ले जाती है। वो कई सारे गलियारों, सीढ़ियों और बरामदों से होते हुए जाते हैं। वो औरत कॉन्फिडेंटली बहुत तेज तेज चल रही होती है और दोनों बच्चे पीछे पीछे घिसड़ रहे होते हैं। उसे ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ चलते देख डिगरी सोचता है कि ये कितनी ताकतवर है, बिल्कुल एक रानी की तरह। और ये भी सोचता है कि शायद वो उन्हें इस जगह की कहानी सुनाएगी। उन गलियारों से गुजरते हुए वो उन्हें कई बातें बताती हैं, जैसे ये गलियारा टॉर्चर रूम की तरफ जाता है, और वो दरवाजा उस हॉल का है जिसमें उसके परदादा ने 700 लोगों को दावत में बुलाया और खाना खत्म होने से पहले ही उन सबको मार दिया, क्योंकि वो लोग क्रांतिकारी विचार रखते थे। और फिर वो लोग एक बहुत बड़े से कमरे से गुजरते हैं जो कि अब तक का सबसे बड़ा कमरा था, और डिगरी यहाँ सोच रहा होता है कि वो लोग पक्का मेन एंट्रेंस तक पहुंचने ही वाले होंगे। और वो सही भी था। मेन एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था जो कि बहुत बड़े, ऊंचे और भारी लट्ठों से बंद होता है। अब वो औरत बच्चों के हाथ छोड़ के कुछ मंत्र से पढ़ती है जो कि बच्चों के समझ में नहीं आते, और दरवाजे की तरफ कुछ फेंकने का इशारा करती है। और तभी वो दरवाजा रेशम की तरह लहरने लग जाता है और फिर धूल की तरह बिखर जाता है। यह दरवाजा खत्म करने के बाद वो औरत उनके हाथ फिर पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या डिगरी के अंकल के पास भी इतने ताकतवर जादू है। और फिर वो कहती है कि इस बारे में मुझे बाद में बता देना, पर अभी ये याद रखो कि मैं क्या हाल करती हूँ उनका जो कि मेरे रास्ते में आते हैं। वो लोग जब उस दरवाजे से बाहर निकले तो वो लोग अपने आप को एक बड़ी ऊंची छत पे पाते हैं। वहाँ ठंडी और बासी हवा चल रही होती है। उस छत से उनको एक बहुत बड़ा बहुदृश्य दिख रहा होता है। साथ ही में उन्हें एक लाल और पुराना सूरज भी दिखता है जो कि आम सूरज से थोड़ा बड़ा होता है और अपनी जिंदगी के अंत की तरफ होता है। उन्हें आसमान में वो लाल बूढ़ा सूरज और एक तारा दिखता है, और जमीन पे बड़े शहर जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं होता। सारे पुल, मंदिर और इमारतें बहुत बड़ी और गहरी परछाइयां छोड़ रहे होते हैं इस अधमरे सूरज की रोशनी में। वो नदी जिसमें कभी ठंडा ठंडा पानी बहता होगा, अब वो बस एक धूल से भरा गड्ढा बन के रह गया है। तभी वो औरत कहती है, अच्छे से देख लो इसे, क्योंकि फिर कभी कोई आंखें इसे नहीं देख पाएंगी। ये चांद का राज्य, राजाओं के राजा का गढ़, एक ऐसा अजूबा जो सारी दुनियाओं में सबसे अनोखा है। क्या तुम्हारे अंकल भी किसी राज्य पर राज करते हैं, वो पूछती है। डिगरी कहता है, नहीं। और फिर वो कहती है, पर अब ये एकदम चुप है। मैं उस समय यहाँ खड़ी हुई हूँ जब इस हवा में चांद की चहल पहल गूंजती थी, जब पैरों की आवाज आती थी, जब पहिए के चलने की, गुलामों के गुर्राने की, रथों के गरजने की, मंदिरों के नगाड़ों की आवाज आती थी। मैं तब यहाँ खड़ी हुई हूँ जब जंग की फुहार लगी थी, जब चांद की नदी लाल हो रही थी। और फिर एक औरत ने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डिगरी पूछता है, कौन औरत? पर जवाब उसे पहले से ही पता था, मैं, जेडिस, इस दुनिया की आखिरी रानी। अब ये सुनकर दोनों बच्चे कांप जाते हैं और जेडिस कहती है, ये मेरी बहन की गलती थी, उसने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया। दुनिया की सारी बद्दुआएं लगे उसे। मैं तो तैयार थी सुलह करने के लिए और उसकी जान बख्शने के लिए,
अगर वो मुझे राजगद्दी दे देती तो। पर उसके घमंड ने पूरी दुनिया तबाह कर दी। फिर जेडिस बताती है कि उन दोनों बहनों के बीच ये तय हुआ था कि गद्दी के लिए होने वाली जंग में कोई भी जादू इस्तेमाल नहीं करेगा, पर उसकी बहन ने वो समझौता तोड़ दिया। और वो ये भी बताती है कि उसकी बहन उससे कमजोर थी और जेडिस को ज्यादा ताकतवर जादू आता था। साथ ही में उसे डिप्लोरेबल वर्ड के बारे में भी पता था। तभी डिग्री पूछता है डिप्लोरेबल क्या, और वो बताती है कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसे अगर सही रिवाजों के साथ बोला जाए तो इसे बोलने वाले के अलावा बाकी हर जीव जंतु खत्म हो जाता है। और उसके पूर्वजों ने इस जादू को कभी इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर से वो लोग डरते थे इस जादू से, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस जादू के बारे में जानना भी ना चाहें। पर जेडिस ने उस जादू को सीखा और उसके लिए एक बड़ा भुगतान भी किया। जेडिस बताती है कि उस जादू को इस्तेमाल करने से पहले क्या कुछ नहीं किया उसने। अपनी सेना का खून पानी की तरह बहाया। 3 दिन तक उस जंग को मैंने यहाँ ऊपर से देखा, और तब तक उस जादू का इस्तेमाल नहीं किया जब तक मेरा आखिरी सिपाही ढेर नहीं हो गया। मैंने उसका उन बागियों के साथ इन ऊंची सीढ़ियों से इस छत तक आने का बेइंतजार किया। उसने यहाँ आकर कहा, जीत हुई। मैंने कहा, जीत हुई, पर मेरी। फिर मैंने उस डिप्लोरेबल वर्ड को बोला और अगले ही पल मैं इस सूरज के नीचे की आखिरी जिंदा चीज थी। डिग्री पूछता है, और बाकी लोग? जेडिस कहती है, कौन से लोग? पॉली कहती है, वो लोग जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। चांद में रहने वाले लोग, वो औरतें, वो बच्चे और जानवर। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता ना? वो सब मेरे लोग थे। मेरा हुक्म मानने के सिवा उनका काम ही क्या था? तुम नहीं समझोगे बच्चे। और फिर जेडिस शाही खून और उसकी जिम्मेदारियां और ऐसी ही ढेर सारी बकवास करती है। और डिग्री अपने मन में कहता है कि ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही हैं। अंकल एंड्रयू भी ऐसी ही बकवास कर रहे थे, बस जेडिस के मुंह से ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही भव्य लगती हैं। शायद इसलिए क्योंकि अंकल एंड्रयू 7 फुट लंबे और इतने खूबसूरत नहीं है। फिर डिग्री पूछता है कि डिप्लोरेबल वर्ड यूज करने के बाद जेडिस ने क्या किया। तो जेडिस बताती है कि उसने उस हॉल में जादू किया जहां उसके पूर्वजों के पुतले बैठे हुए थे। उस जादू से वो भी एक पुतली बन गई, और जब कोई आके वो घंटी बजाता तो वो जाग जाती, और वैसा ही हुआ। फिर डिग्री पूछता है कि क्या डिप्लोरेबल वर्ड ने चांद के सूरज को ऐसा बनाया है। तो जेडिस कहती है, कैसा? तो डिग्री कहता है, इतना बड़ा और लाल और ठंडा। तो जेडिस कहती है कि ये सूरज तो लाखों सालों से ऐसा ही है। फिर वो पूछती है, तुम्हारी दुनिया में क्या कुछ अलग सूरज है? तो डिग्री बताता है कि हमारी दुनिया का सूरज इससे छोटा है, पीला है और अच्छी खासी गर्मी भी देता है। तो ये सुन के जेडिस कहती है, और जब वो ऐसा कहती है तो डिग्री उसके चेहरे पे वही वाहियात सा लालची लुक देखता है जो उसने अंकल एंड्रयू के चेहरे पे देखा था जब वो पॉली को रिंग्स दे रहे थे। फिर जेडिस कहती है कि तुम्हारी दुनिया अभी जवान है। फिर वो ठहरती है और उस सुनसान शहर पे नजर डालती है, और फिर दोनों बच्चों से कहती है, चलो। दोनों बच्चे पूछते हैं, कहाँ? तो वो कहती है, तुम्हारी दुनिया में। और कहाँ? ये सुन के दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और दोनों ही जेडिस को अपनी दुनिया में नहीं लेके जाना चाहते थे। अब पॉली अपनी रिंग की तरफ पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि उसका हाथ जेडिस ने पकड़ रखा था, और उसके बिना डिग्री जा नहीं सकता था। डिग्री जेडिस से कहता है कि उनकी दुनिया में जाके वो क्या करेगी। डिग्री कहता है कि हमारी दुनिया बड़ी बेकार सी है, वहां देखने लायक कुछ भी नहीं है। देखने लायक हो जाएगी जब मैं उस पर राज करूंगी। इस बात पे डिग्री कहता है कि तुम उस पर राज नहीं कर सकती। तो जेडिस मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसे कई राजा आए चांद के घराने के सामने जिन्हें लगा कि वो 30 मार खान है, पर अंत में उन सबका नाम मिट्टी में मिल गया। मेरे जादू और खूबसूरती से तुम्हारी दुनिया 1 साल से पहले पहले मेरे कदमों में होगी। चलो अब ज्यादा उड़ो मत, मुझे वहां ले चलो। लगता है तुम्हें अपने इस अंकल के लिए चिंता हो रही है। चिंता मत करो, मैं उससे लड़ने नहीं जा रही, और अगर वो मेरा मान रखेगा तो वो अपना राज्य और अपनी जान दोनों रख सकता है। वो जरूर बहुत महान जादूगर होगा जो उसने तुम्हें यहाँ भेजने का रास्ता ढूंढ लिया। तो तुम्हारे अंकल पूरी दुनिया के राजा हैं या किसी हिस्से के? तो डिग्री कहता है कि वो कहीं के राजा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जादूगर तो होते ही हैं शाही खून के। मैंने तो आज तक किसी बिना शाही खून वाले जादूगर के बारे में नहीं सुना। इसके बाद जेडिस अपने आप से अंकल एंड्रयू के बारे में कहानी बना लेती है कि वो राजा हैं और उन्होंने जेडिस को किसी जादुई शीशे में देख लिया। उन्होंने दुनिया एक कर दी इन दोनों को यहाँ भेजने के लिए। इस सब के बाद डिग्री कहता है कि नहीं, एकदम ऐसा तो नहीं है। और पॉली चिल्लाती है कि नहीं, ऐसा कतई नहीं है, शुरू से लेके अंत तक सब बकवास है। अब ये सुन के जेडिस गुस्से में पॉली के बाल खींच लेती है ताकि उसे दर्द हो, और उसका हाथ छोड़ देती है। और उसका हाथ छोड़ते ही डिग्री चिल्लाता है, नाउ। पॉली चिल्लाती है, क्विक। और दोनों अपनी पीली अंगूठी छू लेते हैं और इस दुनिया से गायब हो जाते हैं और अपने आप को ऊपर की तरफ जाते हुए फील करते हैं।
इसके अंदर मैंने कई सारी ब्यूटीफुल चीज़ें और कई सारी डिटेल्स मिस की हैं। अगर इस खूबसूरत किताब को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। अगर आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से अमेज़ॉन से किताब खरीदेंगे तो मुझे बहुत हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।